हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे जो सब सवाल क्वेश्चन एक आदमी के जहन में रहते हैं, मन में रहते हैं व्हाइल बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी, अ न्यू होम। तो अपना आदमी फ्लैट लेना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, बट बहुत से सवाल उसके जहन में रहते हैं। तो आज उन्हीं सभी सवालों का समाधान खोजने के लिए हमारे साथ expert in the real estate field for multiple decades we have राजेश मिश्रा जी। तो आज हम उनसे गुजारिश करेंगे इन सब सवालों के ऊपर कुछ प्रकाश डालें और हम कुछ म्यूचुअल डिस्कशन से हम वो समाधान खोज पाए उन सभी बायर्स के लिए जो पहली दफे अपना फर्स्ट होम, अपना ड्रीम प्रॉपर्टी खोजने निकले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल सर। तो आप थोड़ा हमें सुझाव दें, हम एक डिस्कस करें और एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ पाए कि क्या एक फर्स्ट बायर, लाइक आई एम अ फर्स्ट बायर, आई एम फाइंडिंग अ प्रॉपर्टी, तो कैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी की सर्च करूं, किससे सलाह मशवरा करूं कि मेरे को एक फ्लैट चाहिए या फिर मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूं। तो बहुत से कश्मकश रहती है, तो उसका कैसे एक आदमी समाधान ढूंढे। तो आप थोड़ा उस पे थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे अपना विचार रखने का। और जैसे आपने बताया कि मल्टीपल डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, इस मल्टीपल डिकेड्स में मेरा बैंकिंग भी रहा है, इसके अलावा रियल स्टेट में मैं रहा हूँ, आईटी में भी मैं था। सो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं तो बैंकिंग में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं डील करता था। म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें करता था। उसके बाद फिर रियल स्टेट में है। रियल स्टेट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड रियल स्टेट में हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन कर इसलिए नहीं पाता है क्योंकि टिकट साइज यहाँ पे बहुत बड़ा है। सो म्यूचुअल फंड यू कैन स्टार्ट विद 5,000 रुपीज, एफडी यू कैन स्टार्ट विद सिमिलर अमाउंट, स्टॉक ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद सिमिलर अमाउंट। ऑल्दो आरओआई जो है कंपैरेटिवली उसी के रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, बट रियल स्टेट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन टिकट साइज बहुत बड़ा होता है तो वो कर नहीं पाता है। और अमूमन जैसा आपने कहा कि जो फर्स्ट टाइम बायर होता है, सो फर्स्ट टाइम बायर मैं ऐसा मानता हूं कि वो 30 क्रॉस कर चुका होगा, उसका जो पैकेज होगा 20 से लेके 24 लाख रुपए पर एनम के आसपास होगा, और वो 1 करोड़ रुपए के आसपास का घर देख रहा होगा जहां पे 20 लाख रुपीस का वो डाउन पेमेंट करेगा, 80 लाख रुपए का वो लोन लेगा और 80,000 रुपए पर मंथ का उसका जो है ईएमआई होगा जो कि वो अफोर्ड कर सकता है। तो यूजुअली फर्स्ट टाइम जो बायर होता है ये इसी प्रपोजिशन में ढूंढना शुरू करता है कि एक उसका घर हो और जहां पे वो रेंट दे रहा है उस रेंट को बचने के लिए वो ईएमआई दे और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसके अंदर आए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए कि यस मैंने अपने लिए घर खरीदा है। तो फर्स्ट बायर जो है, फर्स्ट टाइम बायर जो है, अमूमन इसी टिकट साइज में मूव करता है। बट अमूमन हम अगर टीयर 1 की बात करते हैं, टीयर 1 सिटी की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन जैसे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, तो वहां पे 1 करोड़ के रेंज में ना अब कुछ रह नहीं गया है। तो जो फर्स्ट टाइम एंट्रेंट जो था, जो आज से 5 साल पहले जो फर्स्ट टाइम बायर होता था, 1 करोड़ की चीज खरीद लेता था बड़े आसानी से ईएमआई पे, अब वो टिकट साइज के प्रोडक्ट बाजार में रह नहीं गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोविड के बाद हमने देखा कि काफी लैंड प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करे, ना कि सिर्फ मेट्रो शहरों में बट मेट्रोस के बनस्पत टीयर 2 सिटीज के अंदर भी हमने देखा बहुत प्रॉपर्टी के प्राइसेस में उछाल आया, जिसकी वजह से आज जो प्राइस है वो काफी ऊपर चले गए एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। बट अब जो मेन सिटीज हैं, प्राइमरी जो सिटीज हैं सच एज दिल्ली एनसीआर रीजन, गुड़गांव नोएडा हो गया, पुणे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, और जो मेन सिटीज हैं वहां पर अभी हमने देखा कि आदमी के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए या एक कॉन्शियस बायर के लिए, उसके लिए जरूरी है कि वो एक अच्छे प्लेयर से, एक अच्छे डेवलपर से लैंड खरीदे, क्योंकि उससे काफी रिस्क मिटिगेट हो जाते हैं। क्योंकि आपने जैसा ठीक कहा कि म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार आदमी 5,000 10,000 रुपया डाल सकता है, बट इस भाव में प्रॉपर्टी कहीं नहीं आती है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और बताया जाता है और आदमी जानता है कि पूरी उम्र भर की सेविंग होती है, एक मुश्त डाले पैसा या आदमी अपने आप को 20-25 साल अगले के लिए बांध ले एक लोन की ईएमआई में। तो ये जरूरी है कि आदमी एक
ट्रस्टेड कहीं बड़े डेवलपर से खरीदे। तो जब वो बड़े डेवलपर से खरीद रहा है तो क्या तरीका है, मतलब जाके आदमी खुद, जैसे मान ले डीएलएफ हो गया या गोदरेज हो गया या कोई बड़ा लोधा हो गया, हम डायरेक्ट उससे जाके खरीदें या फिर कुछ चैनल पार्टनर रहते हैं बीच में, हम उसको अप्रोच करें और उसके थ्रू खरीदें? तो इनमें थोड़ा क्लैरिटी का अभाव है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें तो थोड़ा। सो बेसिकली मैं समझ पा रहा हूं कि जितना आपने मेरे से जो पूछा, तो सवाल में ये समझ पाया कि अगर जो फर्स्ट टाइम होम बायर है वो बाजार में अपने लिए अगर कुछ खरीदने के लिए निकला है तो कैसे खरीदे, कैसे अप्रोच करे। सो बेसिकली आप इस इंडस्ट्री को समझिए सुमित जी। ये इंडस्ट्री क्या है, मान लीजिए हम किसी डेवलपर का एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल डीएलएफ का हम एग्जांपल लेते हैं कि डीएलएफ का एग्जांपल आसान रहेगा और सब लोग समझ भी पाएंगे और रिकलेक्ट कर पाएंगे। ब्रांड रिकॉल वैल्यू उसका बहुत हाई है। सो डीएलएफ के बेसिकली 3 काम है, बनाना, बसाना और बेचना। यही 3 काम है एक डेवलपर को जो हम समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली डीएलएफ इन तीनों काम में से कोई काम नहीं करता। फॉर दैट मैटर एनी डेवलपर, मैंने डीएलएफ का सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि ना तो डीएलएफ ने आज तक अपनी कोई बिल्डिंग बनाई है, बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एल&टी हो गया, टाटा हाउसिंग हो गया, पुंजलॉइड हो गया, इनको बुलाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। डे 1 पे उनका कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि डीएलएफ, हम मिड टाउन की बात करते हैं, मोती नगर की बात करते हैं, जिसको एल&टी बना रहा है। सो मान लीजिए कि या कैपिटल ग्रीन्स को एल&टी ने बनाया, मिड टाउन को टाटा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है। सो 2200 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट तय हो गया बिटवीन डीएलएफ एंड एल&टी। नाउ 2200 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट करना है एल&टी को। इस बीच में स्टील का रेट घटेगा तो उनका एल&टी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उनका घटेगा, प्रॉफिट घट जाएगा, लेकिन उनका 2200 रुपए का तय हो गया। सिमिलरली जब बनके ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वो अप्रोच करेंगे, कुशमैन हो गया, इसके अलावा सीबीआरई हो गया, जेएलएल हो गया, कोलियर्स हो गया। देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जो कि ब्रांड को लीज करते हैं, ब्रांड को लेके आते हैं, या अगर रेसिडेंशियल है तो उसके लिए वो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बनाना, बसाना। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बेचना। तो आज तक डीएलएफ ने अपनी कोई भी यूनिट खुद से या फॉर दैट मैटर अदर डेवलपर्स वगैरह उन्होंने बेचा नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा है कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का होता है। सिमिलरली इनके जो सेलिंग राइट्स होते हैं ये भी आगे किसी न किसी को देते हैं, और वहां से, जिसको हम अंडरराइटिंग बोलते हैं, सेलिंग राइट्स बोलते हैं, या इसके अलावा सपोज कि कोई सेलिंग राइट नहीं दे रहा है, लाइक गोदरेज के एग्जांपल में दे रहा हूं कि अगर वो सेलिंग राइट नहीं दे रहे हैं तो वो एओपी साइन करवाते हैं कि अगर आप 100 यूनिट्स मेरा बेचते हो तो मैं आपको एक्स इंसेंटिव दूंगा, 200 यूनिट्स मेरा बेचते हो तो एक्स प्लस वाई दूंगा, 300 यूनिट बेचते हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो वो होता है। सो इट इज ऑलवेज अ बल्क बाइंग। फॉर एग्जाम्पल एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आप वहां पे लेने के लिए जाते हो, कंपनी से डायरेक्टली लेने के लिए जाते हो, जिसको हम ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर बोलते हैं। तो ओवर द काउंटर जो होगा आपको प्राइस हमेशा महंगा मिलेगा। लेकिन जो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप लीजिए, तो कंसल्टेंट ने वो बल्क में बाय किया होगा या बल्क में सेलिंग राइट्स लिया होगा, तो उनके थ्रू आप लेते हो तो ऑफ कोर्स जो आपकी प्राइसिंग होगी वो कंपैरिजन में सस्ता होगा। कई बार कस्टमर को लगता तो है, फील आ रहा होता है कि वो डायरेक्टली परचेस कर रहा होता है, लेकिन वो जो है ऑलरेडी सेलिंग राइट्स किसी के पास जा चुका होता है। दूसरा, आप एक चीज समझिए कि अगर आप डायरेक्टली भी परचेस करने के लिए जा रहे हो, किस बेनिफिट के लिए जा रहे हो, आप क्या ऐसा बेनिफिट आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप 1 यूनिट लेने के लिए जा रहे हो, एक चैनल पार्टनर उसी डेवलपर का 100 यूनिट बेचता है। बड़ा लॉजिकल है, कॉमन सेंस है कि वो 100 यूनिट वाले के लिए लॉयल होगा या 1 यूनिट वाले के लिए लॉयल होगा। हो सकता है जीवन में आप दोबारा कभी प्रॉपर्टी उस बिल्डर से परचेज भी ना करो, लेकिन वो जो चैनल पार्टनर है उसने इसके इस लॉन्च में भी पार्टिसिपेट किया, पिछले लॉन्च में भी पार्टिसिपेट किया, अगले लॉन्च में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो वो अपने चैनल पार्टनर के लिए लॉयल रहेगा या जो 1 यूनिट आप लेने जा रहे हो आपके लिए लॉयल रहेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, प्लीज पुट योर कंसल्टेंट इन बिटवीन। आप अपना कंसल्टेंट को बीच में जरूर रखिए, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट करवा के देगा। बिकॉज मान लीजिए कि आप डेवलपर से कुछ डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहे हो। बहुत सी जानकारियां अभी दी और बहुत सा, अगर मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पे आपने प्रकाश डाला।
तो एक आपने बताया कि हम तो यही मानते हैं कि जैसा अगर मैं कोई फ्लैट ले रहा हूं जिसका उसने खुद ही बनाया और वो खुद ही बेच रहा है, लेकिन अब मैं समझा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई डीएलएफ का अगर सोसाइटी अगर है या लोधा का कोई प्रोजेक्ट है तो वो खुद ही उन्होंने सब कंस्ट्रक्ट किया होगा, और अगर उसमें 500-700 फ्लैट हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि सब वो खुद ही बेच रहे हैं। तो ये वैसे ही हो गया कि अगर मैं कुछ सामान लेने जाता हूँ एक रिटेल शॉप पे या रिटेल स्टोर पे, उसकी बजाय अगर मैं किसी एक होलसेल डीलर के पास जाता हूँ तो होलसेल डीलर सस्ता देता है और रिटेल पे मेरे को महंगा मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा ही रियल एस्टेट में भी होता है कि अगर मैं एक फ्लैट लेने जा रहा हूँ और एक कोई और कंपनी के थ्रू मैं लेता हूं तो मेरे को कीमत और सस्ती भी मिल सकती है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? ये बिल्कुल पॉसिबल। और सुमित जी मुझे एक बात बताइए आप कि आपने कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया है घर में, कंस्ट्रक्शन वगैरह? एक अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन जैसा कराते हैं कहीं भी तो सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, सीमेंट आपने कब कौन सा यूज किया है? लाइक अंबुजा, एसीसी, ऐसा कुछ। अंबुजा का आपको सीमेंट चाहिए तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो या डायरेक्ट फैक्ट्री के पास जाते हम बेसिक जो स्टोर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से लेते हैं। मेरे को नहीं लगता है मैं अगर कहीं जाऊंगा कोई एंटरटेन हो? फैक्ट्री में चले भी जाओ ना, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। वो तो चलो डीएलएफ हो गया, गोदरेज हो गया, अडानी हो गया, शोभा हो गया, इनका बड़प्पन है कि आपको एंटरटेन कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो जिसके पास सेलिंग राइट्स होता है, एप्लीकेशन तो लॉगिन वहीं से हो रहा होगा, ठीक है। तो एंटरटेन अगर आप जाते हो अंबुजा के सीमेंट पे या टीएमटी सरिया आपको चाहिए, आप टीएमटी के फैक्ट्री में जाओगे, बोलोगे यार मेरा घर बन रहा है 50 गज का 100 गज का, मुझे सीमेंट दे दो, तो वो आपको देते नहीं है, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स, फॉर एग्जांपल सुषमा डेवलपर्स हैं चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, आप चले जाइए वहां पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपको ब्रोशर तक नहीं देते हो, कहते हैं वेयर इज योर कंसल्टेंट, आपका कंसल्टेंट कहां? उनको पता है कि कंसल्टेंट जो है उनका काम आसान कर रहा है। और दूसरी बात है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप, जैसे मैं एक लेमन का लैंग्वेज समझाता हूं कि आप उदाहरण के तौर पे आप कोई सब्जी खरीदने के लिए आप 1 किलो आलू लेते हो और आप 100 किलो आलू लेते हो, तो क्या 1 किलो आलू का भाव और 100 किलो आलू का भाव बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 यूनिट आप फ्लैट लेने के लिए गए हो तो आपका रेट और 100 यूनिट मैंने लिया है जिसको कि मैं मार्केट में लिक्विडेट करूंगा, आपका रेट और मेरा रेट कैसे बराबर हो जाएगा? दोनों का रेट मैच हो नहीं सकता, इतना बड़ा डिफरेंस आपका आएगा। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जो बल्क सेल कर रहा है उसका स्वाभाविक है कि एक प्राइसिंग बेनिफिट वो उसके पास कैपेबिलिटी है एक बायर को पास ऑन करने के लिए। और दूसरी चीज, क्या प्राइसिंग बेनिफिट्स जो हमें मिल पाते हैं एज अ बायर, उसके अलावा भी कुछ एक बेनिफिट्स जो हमें मिल सकते हैं एक चैनल पार्टनर के थ्रू, या कोई बेनिफिट्स हमें डायरेक्टली डेवलपर दे सकता है हमें? क्योंकि आदमी के मन में ये रहता है कि सुमित जी, मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बहुत फंडामेंटल चीज है कि आप 1 यूनिट के लिए लेने के लिए गए हो, वही सेम चैनल पार्टनर उस डेवलपर का 100 यूनिट बेचता है, तो डेवलपर किसके लिए लॉयल रहेगा? 1 यूनिट के लिए या 100 यूनिट के लिए? और उस डेवलपर के हर लॉन्च में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सो टेक्निकली वो उसी के लिए ही लॉयल रहेगा। दूसरा कि मान लीजिए कि आप डेवलपर से डायरेक्ट परचेज कर लेते हो, ठीक है, आप एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार ठीक है, क्योंकि आपके मन में जहन में ये चीज हो सकता है कि यार अगर इसने मुझे बेचा है तो शायद हो सकता है कि इसको कुछ इंसेंटिव डेवलपर दे रहा होगा, करेक्ट है। तो मैं अगर डायरेक्ट लेके जाता हूं तो इसका वाला इंसेंटिव मैं सेव कर सकता हूं कि इसको 2 रुपए का इंसेंटिव अगर 100 रुपए में मिल रहा होगा, मैं डायरेक्टली परचेज करूंगा तो मुझे 2 रुपए का इंसेंटिव पास ऑन हो रहा होगा। पहली बात तो अगर आप वहां से 100 रुपए की चीज ले रहे हो, 2 रुपए का अगर आपको इंसेंटिव पास ऑन भी हो रहा है, तो वो जिसको चैनल पार्टनर को यो यूनिट दी गई थी वो उनको दी ही 80 रुपए में दी गई थी और आपको ऑलरेडी 82 में दिया जा रहा है, तो वो तो 2 रुपए का उसका कंसल्टेंसी फीस वैसे भी है। फ्री में कौन काम कर रहा है? कौन सा डॉक्टर है जो फ्री में सर्जरी कर रहा है? कौन सा वकील है जो फ्री में केस लड़ रहा है? कौन सा सीए है जो फ्री में आईटीआर भर रहा है? और दूसरी चीज कि जब आपको ये सब कोई सेवाएं चाहिए, आपको अपने इलाज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए इलाज करवाना है, तो आप एक कैटेगरी के डॉक्टर को ढूंढते हो। आप कभी गए हो कि सस्ता सर्जरी कौन कर रहा है? 15,000 में सर्जरी कौन कर रहा है? 17,000 में। आपको कार्डियक की कोई चीज है तो आप मिस्टर त्रिहान को ढूंढोगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ढूंढोगे। लेकिन आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो जो करोड़ों की बात है, इट वॉज नॉट लैक्स, इट इज करोड़, आप देखते हो कि सस्ता कंसल्टेंट कौन है, ठीक है, या मैं डायरेक्ट डेवलपर से लेता हूं तो मुझे 2 रुपए बच रहा है। अरे दादा, वो जो है उसको 80 रुपए की चीज थी, उसको 2 रुपए का इंसेंटिव वैसे भी मिल रहा है और आपको बाजार से सस्ता दिला रहे हो आपको,
बाजार से वो यूनिट आपको ऑलरेडी सस्ता दिला रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको 98 रुपीज में खरीदने की? आप 82 रुपीज में वो यूनिट को खरीदिए, क्योंकि 100 यूनिट उसने खरीदी है तो उसकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग है। सो कई कंज्यूमर का ये परसेप्शन होता है कि मैं डायरेक्ट ले रहा हूं तो मुझे सस्ता होगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूं कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू खरीदते हो तो ये जो जर्नी है ना सुमित जी, बहुत लंबी जर्नी है। अभी आपने खरीदा और 5 साल लगता है पोजीशन में, रेसिडेंशियल को, प्लॉटेड डेवलपमेंट को लगता है 2 साल। बहुत सारे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डेवलपर से ले रहे हो, डेवलपर से आप ले रहे हो, मान लो डीएलएफ से ले रहे हो, तो केपी सिंह साहब से तो ले नहीं रहे हो आप। गोदरेज से ले रहे हो तो पिरोशा गोदरेज से तो ले नहीं रहे हो आप, ना ही वो आपके संपर्क में। जो इंप्लॉय आपके संपर्क में है, ठीक तीसरे महीने के बाद आप कॉल करोगे, बोलेगे सर मुझे इस कंपनी में अप्रेजल नहीं मिला था, इसलिए मैंने कंपनी स्विच कर ली है, सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। एंड आई नो सर्टेन कस्टमर्स जो आज उनको रसीदें तक मुहैया नहीं हो पा रही है, आज तक रसीदें तक मुहैया नहीं हो पा रही, क्योंकि जिनके थ्रू लिया था उन्होंने अपना अप्रेजल लिया और वो निकल गए, किसी और कंपनी में चले गए, उनको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। उनको बार बार, अगर उन्होंने पुणे में फ्लैट खरीदा है, बैंगलोर में खरीदा है, दिल्ली के है या नागपुर के है, तो उनको खुद से जाना पड़ रहा है। लेकिन जब अगर आप एक सर्टिफाइड चैनल पार्टनर से लेते हो, एक अच्छे चैनल पार्टनर से लेते हो जो कि पैन इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, रेरा रजिस्टर्ड है, तो घर बैठे बैठे आपको सारी सर्विसेज मिल रहा है, आपको रीसेल में हेल्प हो रहा है। अदरवाइज आई हैव सीन मेनी कस्टमर जिन्होंने, हम डीएलएफ की बात करते हैं, मोती नगर में उनको किसी ने प्रॉपर्टी प्रपोज किया, उन्होंने जाके डायरेक्ट परचेज कर लिया। जिन्होंने चैनल पार्टनर के थ्रू लिया था सबकी यूनिट सेल हो गई, क्योंकि 5-5 करोड़ की वाइट की वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट कंपनी से लिया ना, आज भी उनकी यूनिट सेल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बंदे अब डीएलएफ में है ही नहीं। वो बंदे अब सिग्नेचर ग्लोबल में चले गए, पूरी की पूरी डीएलएफ की टीम उठ के सिग्नेचर ग्लोबल में गई है, तो उनको वहां पे हेल्प ही नहीं हो पाएगा। और सोचो 5 करोड़ रुपए का यूनिट आपका स्टक है बाजार में व्हाइट का, जो कि आपको आरओआई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ी बात होती, कंसल्टेंट के थ्रू अगर आपने लिया होता तो वो अभी तक लिक्विडेट हो चुकी होती। फिर देयर आर कस्टमर्स इन द मार्केट। क्या होता है कि कस्टमर जो प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि डॉक्टर है वो, तो डॉक्टर सर्जरी करता है, आप उसकी फीस देते हो 40,000 रुपए। कभी आपने बोला कि सर 20,000 रुपए वापस कर दो, 40,000 में अपने या 40 लाख में सर्जरी की, 20 लाख वापस कर दो, वैसे तो कोई बात नहीं करता, वो बोलेगा उस डॉक्टर के। लेकिन डॉक्टर्स को मैंने यहां पे देखा है कि सर आपको जो इंसेंटिव मिलता था ना 2 रुपए, वो मुझे वापस कर दो। सी उसका वो मेहनताना है। एंड मैंने देखा है कई बार जो लोग, बहुत सारे लोग हैं खुश नहीं होते हैं, उनको 100 रुपए की चीज आप 80 रुपए की दोगे ना, वो खुश नहीं होते, वो बिल्कुल खुश नहीं होते। लेकिन उनको 100 रुपए की चीज 110 रुपए की दो और आपका जो 2 रुपए का इंसेंटिव मिला था आप दे दो, दे आर मोर देन हैप्पी। उनका कहना ही है कि भाई साहब आप मेरे वजह से नहीं कमा सकते। सर वो उसकी कंसल्टेंसी फीस है। देयर आर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा कि आप प्रॉपर्टी के बारे में पूछने भी जाओगे ना तो आपसे कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, चाहे आप लो या ना लो। इंडिया में भी गुड़गांव में शुरू हो गया है, तो वो उनकी सेटिस्फैक्शन ही यही है कि अच्छा आपको जो मिला है वो मुझे वापस कर दो। अभी किसी कस्टमर से मैं बात कर रहा था तो टेक्निकली वो ये कह रहे थे कि मैंने प्रॉपर्टी लिया है, किसी ने 2 रुपए मिले थे, शायद 2 रुपए में से मुझे 2.25 रुपए पास बैक कर दिया है। ये सब क्रेडिट नोट, प्रॉमिसरी नोट कभी क्रेडिट नहीं होते, कैसे पास कर देंगे? आप ध्यान से सुनिए, आप भी बुद्धिजीवी इंसान है कि मान लीजिए आपको 2 रुपए मिले, तो 2 रुपए का 10% तो टीडीएस कट के आता है ना, यानी टीडीएस कट के आ गया तो कितना 20 पैसा वो टीडीएस कट के आ गया। टीडीएस वापसी करने का कोई जुगाड़ नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको वापस करूंगा तो इनकम टैक्स आपको लगेगा। आप जाहिर सी बात है 30% स्लैब में, तो ये सब नुकसान भरा घर है, फायदा इससे किसी का नहीं है। सो बेटर है आपको एक ऐसे कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए जो आपको अच्छी यूनिट दिलाए, आपको अच्छे प्राइस पे एंट्री कराए और आपको अच्छे प्राइस पे एग्जिट कराए। ना कि आपकी नजर इन चीजों पे होनी चाहिए, ना कि आपकी नजर होनी चाहिए कि वो कितना कमा रहा है, वो क्यों कमा रहा है, वो उसका मेहनत आना है, वो उसकी जो सालों की प्रोफेशनलिज्म है, सालों की जो उसकी मेहनत है। अब जैसे एक डॉक्टर है, उसने जस्ट शुरू किया, हो सकता है उसकी फीस 500 रुपए है, लेकिन वो 50 साल पुराना है तो 5,000 रुपए फीस वो ले रहा होगा, उसके सालों की एक्सपर्टीज उसके साथ अटैच थी। तो ये है, तो यू शुड बी ऑलवेज बी फाइंडिंग अ गुड कंसल्टेंट जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाओ। आई एग्री कि आपने बताया कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज हम अवेल करते हैं तो मेहनताना देना एक उसकी जीविका है, जो भी एक प्रोफेशन में है। आपने कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे भी बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा हम उस पर विस्तार से बात करें। जैसे आपने बताया कि रेरा रजिस्टर्ड कुछ एजेंट्स हैं या पार्टनर्स हैं, कंपनीज हैं, तो क्या
रेरा के आने से कुछ रियल एस्टेट में फर्क पड़ा है, डेवलपर्स के जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है, एश्योरेंसेस है, क्या उनमें फर्क पड़ा है कुछ? ये रेरा सच में इतना स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज और मेजर्स लेके आया है जिसने मजबूर करा है डेवलपर्स को टाइम में कंप्लीशन करने के लिए, या फिर अभी भी वैसे ही लच्चर तरीके से चल रहा है जैसा हमने बहुत चीजें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सुनी? आदमी ने पैसा दिया, आदमी एक किराए पे रह रहा है, उसने इस उम्मीद में एक फ्लैट खरीदा कि उसको 3-4 साल में मिल जाएगा और वो किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट करेगा। बट दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत जगह पे यूनिट्स आदमी को खरीदने के बाद जो 4-5 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, जैसे आपने बताया, 10 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ। और सरकार फाइनली रेरा लेके आई, और रेरा से क्या सच में अब सब चीजें सुनिश्चित हो गई हैं? इज एवरीथिंग रोजी? क्या उसने फर्क डाला है? सेकंड, जो रेरा रजिस्टर्ड आपने बताया, कुछ चैनल पार्टनर्स हैं, फर्म्स हैं जो जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो क्या फर्क रहता है कि एक आदमी सिर्फ दिल्ली में बेच रहा है और एक आदमी दिल्ली के अलावा मुंबई, पुणे, बेंगलोर और शहरों में भी बेच रहा है? क्या उससे लेने में हमें कुछ फायदा होता है एज अ बायर? बेसिकली सुमित जी, आपके दो सवाल हैं कि रेरा के आने पे क्या फर्क पड़ा है इस इंडस्ट्री को। द आंसर इज यस एंड नो, हां और ना दोनों है। सो बेसिकली फर्क उनको पड़ा है जो ए कैटेगरी के डेवलपर हैं, तो वो जो रेरा का जो गाइडलाइन है उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। जो लिस्टेड कंपनी है बीएसई एनएसई में, क्योंकि उनको सेबी के भी गाइडलाइन को अबाइड करना है, इसके अलावा आरबीआई है, रेरा है, उनको पता है कि जो ए कैटेगरी के बिल्डर है और वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, उनके मन में डर है, इज्जतदार लोग हैं वो। लेकिन जो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के ढीठ लोग हैं, उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो ढीठ लोग हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो ढीठ लोग हैं ये किसी से डर नहीं रहे। और रेरा जो पर्टिकुलरली है, ऐसा बोला जाता है टूथलेस टाइगर है, कि रेरा के पास आपने अधिकार तो दे दिया है लेकिन दंडित करने के लिए, पनिश करने के लिए अथॉरिटी नहीं दिया आपने उसको। तो रेरा के पास कोई अगर डेवलपर गलत कर रहा है, उसके संज्ञान में है कि गलत हो रहा है, रेरा कैन नॉट पनिश, वो पनिश नहीं कर सकता। तो ये जो ढीठ लोग हैं, जो बी कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, नोएडा में बहुत सारे लोग होंगे जिन बिल्डिंगों में लोग बैठे हैं, ऑफिस बना बना के बैठे हैं, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रियां अभी भी नहीं हो रही है। तो रेरा, उनको पता लग गया है कि लूपहोल क्या है, और वो ढीठ लोग हैं पहले के जैसे आज भी वो वैसे ही काम कर रहे हैं। सो मैं अपने व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो दो चीजों का ध्यान रखें। पहला, कि ए कैटेगरी का बिल्डर हो, ठीक है। दूसरा, रेरा रजिस्टर्ड हो। पहला, रेरा रजिस्टर्ड मत देखो, पहला देखो कि वो ए कैटेगरी का बिल्डर हो। कि जैसे कि हम लोन लेते हैं सुमित जी, तो क्या चेक करते हो? सिविल, सिविल यानी उसकी फाइनेंशियल हैबिट चेक करते हो, ठीक है। कहते हैं कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। तो जो सिविल में उसने डिफॉल्ट किया हुआ है, आगे फिर लोन लेगा, फिर डिफॉल्ट करेगा। तो जो डिफॉल्टर बिल्डर है, ठीक है, वो नाम बदल के आएंगे, वो फुल डिफॉल्ट होंगे। ऐसे कई लोगों के साथ मैंने अपने कस्टमर्स को फंसते हुए देखा। बड़े सारे अर्थ बिल्डर थे, कॉस्मिक थे, प्रीमिया थे, नाम बदल बदल के आ रहे हैं और नाम बदल बदल के फिर सेम फ्रॉड कर रहे हैं, सेम फ्रॉड कर रहे हैं। रेरा रजिस्टर्ड है वो, रेरा रजिस्टर्ड है, तो दैट इज इनटू देयर डीएनए, वो उनके डीएनए में है, वो फिर वही काम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि रेरा पनिश नहीं कर रहा है। दूसरा, देयर आर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स, अब यूनिटेक ले लो या बहुत सारे लोग ले लो, ठीक है। सो एक बार जब अंदर जाने का एक्सपीरियंस हो गया है ना, वो डर भी खत्म हो गया उनका। बोला अच्छा यार, तिहाड़ जेल गेट नंबर 4 पराठे बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो उनको वो अनुभव भी हो गया है, जमा ढीठ हो गए। तो आपको जो प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो ऐसा हम कहते थे कि यार पहले आप देखो कि रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। नहीं दादा, पहले देखो कि वो ए कैटेगरी का बिल्डर है कि नहीं है, सम्मानित बिल्डर है कि नहीं है, पास्ट में उसको कोई डिफॉल्ट है कि नहीं है, उसके बाद आप उसके रेरा पे आइए। बिकॉज कल को वो कंप्लीट नहीं करेगा, फिर एनबीसीसी में जाएगा, एनबीसीसी उसको कंप्लीट करेगी। तो आपके सवाल का जो जवाब था कि रेरा से कोई इंपैक्ट आया है, तो द आंसर इज यस फॉर ए कैटेगरी बिल्डर, फॉर द लिस्टेड डेवलपर्स। और नहीं आया है फॉर दोस्त, कि जो लोग बिल्कुल ही ढीठ हो गए हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो जेल जाके आ चुके हैं, नाम बदल के काम कर रहे हैं, वो आगे भी इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। हालांकि आज से 6 दिन पहले
आज से 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है कि जहां पे रेरा को और अथॉरिटीज दी जाएगी, पनिश करने का अधिकार दिया जाएगा कि जो टाइमलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको पनिश करने का टाइम दिया जाएगा। आपका फिर दूसरा ये था कि ये पहला सवाल था आपका, दूसरा सवाल था कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई एक रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर से परचेज कर रहा है और जो बिना रेरा रजिस्टर्ड है। तो पहली बात तो जो रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर नहीं है उसकी तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई, उसने क्या बोला उसकी कोई लीगल लेजिटिमेसी नहीं है। तो जो एक रेरा रजिस्टर्ड जो चैनल पार्टनर है वो आपको हमेशा एक बेहतर सलाह देगा, और जो बेहतर सलाह देगा, ठीक है, उसकी एक लीगल लेजिटिमेसी है कि लीगली आप उसको चैलेंज कर सकते हो, मतलब उसको पार्टी बनाई जा सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। दूसरा, देखिए आज के डेट में ना सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। एक टाइम होता था जब इंडिया में सबसे डिफिकल्ट कोर्सेज होते थे लॉ, और सबसे पढ़े लिखे जो होते थे वो एडवोकेट होते थे। जो इंडिया में पढ़ते थे उनको हम एडवोकेट कहते थे, लॉयर कहते थे, और जो ब्रिटिश से पढ़ के आते थे उनको हम बैरिस्टर बोलते थे। आज वो सारी धाराएं, सारा अनुच्छेद वो गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन क्या आप खुद अपना केस लड़ सकते हो? जब आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसोगे तो आपको कपिल सिब्बल चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी चाहिए, हरीश साल्वे चाहिए, ये लोग चाहिए। सो सिमिलरली कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो एक अच्छा कंसल्टेंट को जरूर देखिए जो कि पैन इंडिया में काम कर रहा हो, पैन इंडिया में प्रेजेंस हो। जब आप डेवलपर से कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे ना, तो डेवलपर की जो इन्वेंट्री बची होगी वही उसके लिए बेस्ट होगी, वही आपको बेच रहा होगा। लेकिन जब आप एक कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपके रिक्वायरमेंट को समझेगा और आपके मैचिंग रिक्वायरमेंट का वो पैन इंडिया में प्रॉपर्टी को सर्च करके लेके आएगा। वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर एन एंड यूजर, आपके मैच का आप उसको बताओगे दोस्त तेरे पास जो है वो मुझे मत बता, जो मुझे चाहिए ये तू समझ ले, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वर्किंग करके ले आ। तो सपोज एक इंडिविजुअल होगा, वो एक लोकलाइज पर्सन होगा, लोकली काम कर रहा होगा, लेकिन एक कंपनी हो गई, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, बहुत सारी फॉर्च्यून 500 में लिस्ट कर रही है, यूनिकॉर्न कंपनीज है, 10,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। हमारे भी माशाल्लाह अच्छा टर्नओवर हमारा है, राइट। तो वो क्या है कि टर्नओवर इसीलिए है क्योंकि आप हर जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो, हर लोकेशन पे आप ऑपरेट कर रहे हो, और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को आप मैच करके लेके आ रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी को गोवा में प्लॉट चाहिए तो हम हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का मान लो बताते हैं। सपोजिंग उसको हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का पसंद नहीं है, सस्ते बजट में उसको चाहिए होगा, तो मोपाई एयरपोर्ट के पास जो नया सिंधु दुर्ग डेवलप हो रहा है हम उसको वो लेके आ रहे हैं। उसको वो भी नहीं समझ में आया, गोवा में मतलब बीच के सामने उसको चाहिए, मतलब कैलुगुड पे चाहिए, इसके अलावा और भी कोई बागा बीच पे चाहिए, तो उसको सर्च करके लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर सपोज आप मान लो फॉर एग्जाम्पल वायनाड है, तो उसका बागा बीच पे एक प्रोजेक्ट है, तो आपको बागा ही बताएगा, वो बिचौली में नहीं बताएगा। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के पास आप जाओगे तो सिर्फ आपको बिचौली में बताएगा, आपको ये वाला एडोरा डी गोवा दाम्बोली में नहीं बताएगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी सेल हैम्पर हो रही होगी। बट अगर आप कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वो सारी चीजों का बुफे लेके आपके सामने प्रेजेंट करेगा और आपके रिक्वायरमेंट की चीजें लेके आएगा। और अच्छी बात है कि आपसे वो चार्ज भी नहीं कर रहा है, आपसे वो 1 रुपया भी नहीं ले रहा है, वो डेवलपर उसको दे रहा है, उसके सर्विसेज की, उसकी वॉल्यूम को उसको डेवलपर दे रहा है, आपसे नहीं चार्ज कर रहा वो 1 रुपया। बहुत बढ़िया आपने जानकारी प्रोवाइड करी, और कुछ तो मेरे हिसाब से ग्राउंड ब्रेकिंग है एकदम, जो कि आपने बताया कि रेरा तो है बट रेरा इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है कि वो पेनलाइज भी कर सके, एंड इट इज लाइक टूथलेस टाइगर, जो मैंने ठीक समझा। तो अभी भी मतलब स्कोप है कि कोई डेवलपर हमें सुनिश्चित जो टाइमलाइन कमिट किया उसमें ना दे, अभी भी ये चीजें पॉसिबल हैं? 200% ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप गूगल पे जाके देखोगे तो 2024 का उसका रेरा का लाइन था, वो एक्सपायर हो चुका है। 2019 में रेरा उनको मिला था, 2024 में एक्सपायर हो गया है। अब उन्होंने रेरा एक्सटेंशन लिया है 2 साल का। अरे दादा, जो काम आप 6 साल में नहीं कर पाए वो किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? रेरा को, कस्टमर को, गवर्नमेंट को, किसको बेवकूफ बना रहे हो? कि अगर जो काम आपको 4 साल में करना था, फॉर एग्जाम्पल आपका 500 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था, तो अमूमन 1500 दिन थे, 1500 दिन में आपको 25-25 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा था। वही अगर आप 2 साल में उसको करने की कोशिश करोगे तो आपको 100 करोड़
1 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा है, कहां से लाओगे? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे हैं जो लोग ढीठ लोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। मेरे ख्याल से हम सबको इसके खिलाफ एक मुहिम तैयार करना चाहिए। ये जितने भी बी कैटेगरी के और सी कैटेगरी के डेवलपर हैं, खुले तौर पे इनका नाम लिया जाना चाहिए कि इन लोगों से थोड़ा सा लोग बचें, ठीक है, बिकॉज बहुत हार्ड अर्न मनी है। मैं खुद एक फौजी बैकग्राउंड से आता हूं, मैं, मेरे पापा फौज से रिटायर्ड है, और बहुत सारे लोग पूरे जिंदगी कमाते हैं, अपना पैसा जोड़ जोड़ के, अपना कभी घूमने नहीं गए, एलटीसी को कन्वर्ट करा लेते हैं कैश में, और वो पैसा भी लेके आते हैं, और कोई बी कैटेगरी का डेवलपर वो लेके चला जाता है, और उनकी सारी जो गाड़ी कमाई है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो अवॉइड कीजिए इन बी कैटेगरी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगता है, और आदमी की पूरी उम्र की मेहनत की कमाई है जो आदमी यहाँ डालता है, और उसमें भी अगर ये सब डिस्प्यूट्स और ये चैलेंजेस अगर हो जाएं तो सच में एक बहुत ही बड़ी समस्या है एक आम जनमानस के लिए। और हमने अगर इस बारे में हम बात करें, आपने बताया कि जो चैनल पार्टनर फर्म्स, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, ये बुके ऑफ सर्विसेज हैं, बुके ऑफ कंपनीज हैं कि जो आपको जहां रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फुलफिलमेंट होता है। यस, तभी जो डेवलपर्स हैं ना, वो भी इन चैनल पार्टनर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डेवलपर, क्योंकि ये ना एक वैरायटी लेके आते हैं, एक वैरायटी लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक वैरायटी लेके आते हैं अपने उसमें। आप ये देखिए कि बहुत सारे ना कस्टमर होते हैं, पता नहीं एक झूठी मुस्कान उनके चेहरे पे होती है, झूठी सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने ना डेवलपर से डायरेक्ट ले लिया। अरे दादा, किसी भी डेवलपर को उठा के देख लो आप, गोदरेज, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, लोधा, अडानी, डीएलएफ, सिग्नेचर ग्लोबल, जितने भी बड़े नाम है, इनका जो डायरेक्ट सेल है ना 15% है। 12 से 15% ही तो है। तो 12 से 15% इनका डीएसटी है, लॉयल्टी सेल जिसको हम बोलते हैं। अगर ये इतने ही स्ट्रांग होते डायरेक्ट सेलिंग में तो 100% हो रहा होता इनका। सो इनको भी चैनल पार्टनर की जरूरत है, इनको भी चैनल पार्टनर की जरूरत है, राइट। सो आज इतनी रिस्पेक्ट की जाती है चैनल पार्टनर्स की, आप समझिए M3M हो गया। आप लिटरली M3M जैसे डेवलपर, AIP जैसे डेवलपर हो गए, आप इनके यहां पे आप जाइएगा तो चैनल पार्टनर आर ट्रीटेड लाइक दामाद, कि दामाद के जैसे, बिकॉज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर डीएसटी इतनी स्ट्रांग होती, लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग, लॉयल्टी क्या है आप एक बार बताइए, उसके लिए डेवलपर ने कौन सी मेहनत की है? एक चैनल पार्टनर अपना कस्टमर लेके आया, ठीक है, उसने प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद उसको रीसेल कर रहा है, उसको दोबारा सेकेंड प्रोडक्ट उसको दे रहा है, दैट इज लॉयल्टी कस्टमर। उसकी मेहनत नहीं है। तो इसीलिए वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार एक चैनल पार्टनर में इतना मादा होता है, इतना मार्केटिंग में खर्चा करता है, इतना उसका परसुएशन वैल्यू होता है कि वो नए कस्टमर को सिस्टम में लेके आता है। ही ऑलवेज ब्रिंग लॉट ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम। पॉइंट अभी जिक्र किया लॉयल्टी का, ये लॉयल्टी क्या है? क्योंकि एक आदमी खरीदता है कुछ फ्लैट, कहीं खरीदा, तो ये लॉयल्टी के ऊपर थोड़ा आप और हमें इंफॉर्मेशन दे कि व्हाट एग्जैक्टली इज लॉयल्टी। यार, जब इंसान किसी और को बेवकूफ बनाता है ना, तो उसको कुछ और बनाना बोलते हैं। लेकिन जब इंसान अपने आप को बेवकूफ बना रहा होता है ना, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी कुछ और है जो मैं बोल नहीं सकता पब्लिक फोरम में। तो जब इंसान अपने आप को बेवकूफ बना रहा होता है तो उसको हम लॉयल्टी बोलते हैं कि ये लॉयल्टी कस्टमर है। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी कस्टमर ने, किसी चैनल पार्टनर ने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिलाया कंपनी से, राइट। नाउ कंपनी उसको कॉल करती है और कहते हैं अब आप हमारे लॉयल्टी कस्टमर हो गए हो, ठीक है, हमारा ये नया प्रोजेक्ट आया है, आप हमसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उसको वो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है और उसके नाम पे उसको सर्विसेज मिलते हैं 0। उसको बेचारे को रसीद भी चाहिए होता है तो बहुत त्रस्त हो जाता है। और गलती से अगर उसने उस एम्प्लॉय को फोन कर दिया कि भाई आई एम योर लॉयल्टी कस्टमर, मैं तुम्हारा लॉयल कस्टमर हूं, प्लीज मुझे बेच दो क्योंकि मुझे फंड्स की अर्जेंसी है, तो नंबर भी उसका ब्लॉक कर देगा। अगर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लॉयल्टी में खरीदा होगा और उसी इंप्लॉय ने आपका रीसेल किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आई एम स्टिल येट टू मेट दैट सिंगल पर्सन कि जिसने किसी लॉयल्टी से खरीदा है और उस कंपनी ने उसको सर्विसेज दी हो और उसको रीसेल में भी हेल्प कराया हो। इट कैन नॉट बी डन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बताता हूं, हम अपनी कंपनी की बताते हैं कि हमारी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है 600 लोगों का स्ट्रेंथ है। तो मान लीजिए 200 लोग सेल्स में है, प्री सेल्स में है, तो 400 लोग रीसेल में है, 400 लोग लगे हुए हैं एग्जिट कराने में। तो और आज वी आर नॉट सेलिंग सुमित भाजी तरकारी कि मैंने आज भाजी तरकारी बेच दी और गली बदल लूं, मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा हूं।
तो प्रॉपर्टी में करोड़पति लोग हैं। मान लीजिए कोई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे से खरीद रहा है, तो क्या वो 5 करोड़ का आदमी है? वो 100 करोड़ का आदमी है, 5 करोड़ स्पेयर है उसके पास। तो रोज रोज ऐसा कस्टमर ढूंढने में कहां से निकलूंगा? तो उन्हीं को सर्विसेज देनी है, अच्छी सर्विसेज देनी है। तो अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं। 200 लोग सेल्स में हैं, 400 लोग हमारे पास जो है जो हेल्प करते हैं कि लोगों को रीसेल करवाने में, अलग अलग प्रॉपर्टी से एग्जिट कराने में, नए प्रॉफिट दिलाने में। और एक बार जिनको प्रॉफिट मिल जाता है वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कंपनी के एंड से आपको ये सर्विसेज नहीं मिल सकता। ये कोरे कागज पे मेरे से लिखवा लीजिए। वो जो आप कच्चे लालच में होते हो ना, 1%, 1.25% लॉयल्टी कस्टमर बेवकूफ बनने वाला जो हिसाब किताब होता है, कोरे कागज पे लिखवा लीजिए। तो मेरा हमेशा आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने कंसल्टेंट को बीच में जरूर रखें। हमारी बात जैसे मैंने बताया कि 600 लोग साथ में काम कर रहे हैं। 10 ब्रांचेस के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 90 अल्फातम के बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा सेक्टर 83 SVH 816 हमारा ऑफिस है। रुद्रपुर में है, मोहाली में है, देहरादून में हमारा ब्रांच है, सेक्टर 5 द्वारका में है, और नेताजी सुभाष प्लेस में ऑफिस है, सेक्टर 83 हमारा सोनीपत में ऑफिस है, कनाडा में है, दुबई में। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहोगे तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसे एग्जिट करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। आप कहोगे क्या अमूमन हर प्रॉपर्टी से एग्जिट हो जाता है? तो द आंसर इज नो यार। मतलब जो अमूमन जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहां से एग्जिट हो जाता है, जो आपका प्लॉटेड डेवलपमेंट है वहां से हो जाता है। कमर्शियल से एग्जिट हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज अ वन वे ट्रैफिक, कमर्शियल का ऐसा है। और ऐसा नहीं कि हमने जीवन में गलतियां नहीं की, हमसे भी कभी जीवन में गलतियां हो गई होंगी अनजाने में, ना चाहते हुए। लेकिन कमर्शियल से टेक्निकली एग्जिट कर पाना ये बड़ा मुश्किल है, और वो भी खासकर जो वर्चुअल स्पेस है। वर्चुअल स्पेस है जो लॉकेबल है, लॉकेबल से आप आसानी से एग्जिट कर सकते हो। जो ऑफिस स्पेसेस है वहां से आप आसानी से एग्जिट कर सकते हो। इन तीनों फॉर्मेट में अगर आप प्लॉट को, फ्लैट को और कमर्शियल को देखते हो, तो जो प्लॉट है इट इज दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम अभी कुंडली की बात करते हैं, सर ये आपने अच्छा बताया कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लैट, प्लॉट एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ये भी एक इनमें फर्क है कि अगर मैंने कुछ खरीदा एज एन इन्वेस्टर, ये मेरे एंड यूज के लिए नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा एग्जिट लेना किस प्रोडक्ट से इजी होगा। तो आपने मैं जो समझा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को वापस बेच पाना, रीसेल कर पाना डिफिकल्ट है कंपेयर टू फ्लैट और अ रेजिडेंशियल प्लॉट। और इनके अंदर अगर मैं एज एन इन्वेस्टर देखूं तो क्या मेरे लिए बेस्ट है? फ्लैट लेना अच्छा रहता है, प्लॉट लेना, या कमर्शियल प्रॉपर्टी? इनमें भी कुछ फर्क है? सो बेसिकली आपका सुमित जो सवाल था कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल या प्लॉट में से कौन सा एक बेटर चॉइस रहेगा। तो पहले तो हम ये चीजें समझ लेते हैं कि कमर्शियल, रेसिडेंशियल प्लॉट्स होता क्या है। सो कमर्शियल का ना अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, रिटेल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। पहले तो जो कमर्शियल होता था, दुकानें होता था, गली कुचों में दुकानें होती थी, रोड किनारे दुकानें होती थी, दुकानें महंगी बिकती थी। और पंजाबी में कहावत भी थी कि पहले दुकान फिर मकान। अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, देयर वर गैंग्स ऑफ डेवलपर। मैं गैंग वर्ड यूज कर रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ डेवलपर आए। अर्थ हो गया, प्रीमिया हो गया, कॉस्मिक हो गया। उन्होंने बोला यार बड़े बड़े मॉल्स हम लोग बनाएंगे। WTC हो गया, बनाया नहीं उन्होंने, बनाया नहीं, कुछ के बन ही रहे हैं अभी। सिक्का उक्का ग्रुप के हैं जिनके बन ही रहे हैं अभी, पता नहीं पिछले कितने सालों से, पता नहीं कब तक वो जाके बनेंगे। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट आप वो खरीदिए जो आपके कंट्रोल की चीज हो। तो एक तो लोगों के मॉल बने नहीं, तो लोगों के नोएडा में जो पैसे बहुत सारे लगे थे वापसी हुए नहीं। दूसरा, जिनके बन गए उनके चले नहीं, क्योंकि बनने के बाद आपने एक एक दुकान करके बेच दिया। तो जब आपने दुकान एक एक करके बेच दिया तो आपका इंटरेस्ट उसमें रहा नहीं। मॉल चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए सुमित जी मॉल बनाने के लिए? क्राउड, आई एम सॉरी, पंजाबी क्राउड। क्योंकि यही लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, जिन्होंने पूरे देश को, गुजराती को, बंगाली को, बिहारी को, तमिलियंस को सिखाया है कि भाई घर पे खाना नहीं खाना है, खाना हमें बाहर खाना है। ठीक है, वीकेंड को कैसे एंजॉय करना है। सो इनको बाहर लेके जाते हैं। रजौरी गार्डन की मैं बात करता हूँ, दिल्ली में एक जगह है रजौरी गार्डन, जहां पे पूरा का पूरा पंजाबी क्राउड है। वहां 6 मॉल है, 6 के 6 फ्लॉप है, एक भी मॉल वहां पे नहीं चलता। मेंटेनेंस इज टू हाई। ठीक है, सो आपने अगर मॉल में दुकान ले भी ली लेकिन उसकी फुटफॉल नहीं है, तो फिर आपका तो डिपेंडेंसी उन्हीं पे रह गया ना, डेवलपर पे रह गया। आपकी दुकानें वो चलेंगी नहीं।
मैं एक और एग्जांपल बताता हूं कि हम रिठाला के पास अगर आप आओगे तो मेट्रो वॉक है। अगर रोहिणी की हम बात करते हैं तो रोहिणी में सेक्टर 9 है, उसके बाद सेक्टर 11 है, 10 सेक्टर में, पूरे 10 सेक्टर में वो मॉल है, लेकिन वो चलता नहीं। क्यों? क्योंकि दुकानें बेचने के बाद वो डेवलपर चला गया। अब किसी ने उसमें पनवाड़ी की दुकान खोल दी, किसी ने मसाज पार्लर खोल दिया, किसी ने उसमें ठेका खोल दिया, ठीक है, तो फैमिली वहां पे जा नहीं रही है, राइट। एक जगह है, अगर हम जाते हैं, ख्याला गांव है, वहां पे पैसिफिक मॉल है, वो दबा के चलता है। क्यों? क्योंकि उसने दुकानें बेची नहीं। तो जो डेवलपर अपना कमर्शियल नहीं बेचेगा, वो कमर्शियल तो चल जाएगा जो लीज पे, लेकिन जो डेवलपर एक एक करके दुकानें बेच रहा है, उसका चल पाना मतलब कहते हैं असंभव नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। एक एग्जांपल दे दो जिसमें कि एक एक करके दुकानें बिकी हो और वो चल रही हो, वो 3 साल के लिए आपको गारंटेड रिटर्न दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए वो दुकानें चल रही हो, वो बड़ा मुश्किल होता है। नाउ कमर्शियल का एक दूसरा सेगमेंट होता है लाइक ऑफिस स्पेसेस। तो आप ऑफिस स्पेसेस ले लो, तो अगर आपका लीज पे नहीं भी हुआ तो आप अपना सेल्फ यूज कर लो। और ऑफिस स्पेसेस की बहुत डिमांड अमूमन रहती है दिल्ली जैसे जगहों में। जैसे फॉर एग्जांपल एसवीएच जो था वो हुआ, तो उसका रिटेल नहीं चल रहा है, तो ऑफिस सारे उसके ऑक्युपाई हो गए। आजादपुर, बाकी सब जगह तो ऑफिस अगर आपके ऑक्युपाई होते हैं। नाउ कमिंग टू रेसिडेंशियल। सो रेसिडेंशियल में क्या होता है कि रेसिडेंशियल में भी इट इज इजी कि पहले एक इन्वेस्टर एंटर करता है, उसके बाद बनने के तैयार पे एंड यूजर आता है, वो लोन लेता है, ठीक है। अगर उसके सेल नहीं भी हो रहा होता है तो एटलीस्ट वो खुद रहना शुरू करता है या रेंट आउट कर सकता है। कमर्शियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ रियल एस्टेट, दिस इज प्लॉट। मेरे ख्याल से आपने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से सबसे यही सुना होगा कि यार जिसके पास भी जमीन है उसका बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता। जमीन आपको हमेशा कमा के देगी, क्योंकि एक जमीन है, फिर अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। और अभी तो रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो रहा है टियर 2 सिटीज वगैरह की तरफ, तो अर्बनाइजेशन होगा, तो एफएसआई नॉर्म चेंज होगा। एफएसआई नॉर्म 0.8 से शुरू होता है, फिर 1.2 जाता है, 1.5 जाता है, 2 जाता है, 2.5 जाता है। जैसे जैसे एफएसआई नॉर्म्स चेंज होंगे, प्लॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एंड प्लॉट का क्या है, इट इज लिमिटेड इन नेचर। जो हमारा अर्थ है, 71% वाटर है, 9% फॉरेस्ट है, बाकी में आपको इंफ्रा बनाना है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा सब बनाना है, प्लॉट है। कमर्शियल की तो कोई सीमा ही नहीं, कितनी मंजिल खड़ी कर दो आप, कोई सीमा नहीं है, राइट। सो अर्थ जो है वो बहुत लिमिटेड इन ऑप्शन है। आई टेल यू एन एग्जांपल, लाइक कुंडली में देयर इज अ डेवलपर कॉल टीडीआई, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। पिछले 20 सालों से बहुत त्रस्त, बहुत परेशान, क्योंकि मार्केट मंदी थी, XYZ, कुछ अपनी गलतियां, कुछ मार्केट की गलतियां, लेकिन वो 12-12 हजार के जो प्लॉट बिका करते थे सुमित जी, आज से कुछ सालों पहले आज 1 लाख रुपए के हो गए। और वो जो 20 साल का डेट था, 1 साल में निपटा के बिल्डर बैक टू बैक दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स लाए जा रहे हैं। सो अगर आपके पास जमीन है तो आपका माड़ा टाइम कभी भी नहीं आ सकता, आपका गलत तबक कभी भी नहीं आ सकता। जमीन का टुकड़ा संभाल के रखिए, जमीन संजो के रखिए। मतलब कहते हैं ना कि एक बार बेटा साथ दे ना दे, लेकिन ये जो जमीन है हमेशा आपको साथ देके जाएगा, हमेशा आपको वैल्यू बना के देगा। जी सर, ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई अभी कि एक प्लॉट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। ये फाइनेंशियल बुरा टाइम आदमी का आने नहीं देगा, अगर आएगा तो आपकी जमीन कीमत में बहुत आगे बढ़ चुकी होगी समय के साथ साथ। और जैसा हम जानते हैं, आपने ठीक कहा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा जमीन की हमेशा तारीफ करते रहे कि जमीन लेना एक ये जनरेशनल एसेट है। और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जिसमें लोगों का पिछले 10-20 सालों से काफी रुझान रहा, जो एक अच्छा एप्रिसिएशन देती है, बट उसमें भी कभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया, कभी कहीं युद्ध हो गया या कहीं कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड भी 10-20-50% तक एकदम गिर सकते हैं। जैसा हम साल भर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या प्लॉट में भी ऐसा मुमकिन है कि कीमतें इसकी आधी हो जाएं जो हमने प्लॉट लिया है? और क्या ये, जैसा आपने बताया कि प्लॉट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आदमी के लिए, तो क्या ये मैं अपने नजदीक में ही कहीं प्लॉट ले सकता हूँ, या मैं किसी और शहर में, कहीं हमें बताया जा रहा है कि उस शहर में कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो क्या मैं वहां भी प्लॉट खरीद सकता हूँ? थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताएं। सो लार्जली जो मैं समझ पाया आपके सवाल को, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, प्लॉट इतना अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या प्लॉट में भी कोई रिस्क इन्वॉल्व है? द आंसर इज यस, प्लॉट में भी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप कच्ची कॉलोनियों में जाते हैं,
अनऑथराइज्ड एरिया में जाते हैं तो वहां पे कब्जे का डर होता है कि आपने लिया, किसी और ने कब्जा कर लिया। यू शुड बी ऑलवेज गोइंग विद अ गेटेड कम्युनिटी, कि आप गेटेड कम्युनिटी में जाइए, ब्रांडेड डेवलपर के साथ जाइए, और आपने चाहे बैंगलोर में लिया है, चाहे हैदराबाद में लिया है, चाहे अहमदाबाद में लिया है, ठीक है, चाहे इलाहाबाद में लिया है, जहां पे भी लिया है वो आबाद रहेगा प्लॉट। इलाहाबाद हो, चाहे हैदराबाद हो, वो आबाद है आपका प्लॉट, आपको दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी है वो डेवलपर कर रहा है, और उसके अंतर्गत आपने लिया है। तो आपको कच्ची कॉलोनी को अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है कि जो डिस्प्यूटेड चीजें हो, लीगल में ना हो, उसको अवॉइड करना है, ताकि कब्जा ना हो जाए ये चीज, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो प्लॉट में आपका इन्वॉल्व रहता है। तो आपको हमेशा ये देख के कि ब्रांडेड डेवलपर के साथ ही आपको जाना होता है। दूसरा, आपका ये कहना था कि क्या प्लॉट, जैसे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है, कमर्शियल का मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, क्या प्लॉट का मार्केट भी फ्लक्चुएट करता है? सो प्लॉट का मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करता है, रुक सकता है थोड़े टाइम के लिए, फ्लक्चुएट नहीं। प्लॉट ऐसा है, मींस जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया होगा 1 से लेके 12 क्लास तक, तो आप 5वीं क्लास से पास होकर 6ठे में चले गए ना, तो आप 6ठे में फेल हो सकते हैं, लेकिन आप 5वीं में नहीं जा सकते या 4थे में नहीं जा सकते। आपको बोला था कि नर्सरी में डाल दो इसको, कि बहुत पीछे रिवर्स करके लेके चला जाए। तो प्लॉट इस टाइप का है कि आपको 6ठे क्लास आपने पास कर लिया, तो 6ठे में फेल होगे, उस साल पूरे वहां पे रह सकते हो, लेकिन आप रिवर्स होकर नर्सरी में नहीं जा सकते हो। सो दिस इज प्लॉट, कि आपको हमेशा फायदा देके जाएगा। हो सकता है कि हर साल दर साल उतना ग्रोथ ना है, किसी एक साल के लिए रुका रह जाए। रिवर्स गियर प्लॉट में नहीं लगा है, लग नहीं सकता रिवर्स गियर। ओके, तो एक और चीज इसमें यह है कि जैसे आदमी, जैसा आपने ठीक कहा कि कब्जे का आदमी को बहुत डर है, इसलिए आदमी सुनिश्चित करता है कि मैं घर के आजू बाजू कहीं प्लॉट ले लूं जहां पे वॉच वर्ड कर सकूं, मैं उसको देख सकूं कि उस पर कब्जा ना हो जाए। और जमीन हमेशा लिटिगेशन का आदमी को डर रहता है, इसके कागज कंप्लीट है नहीं है, इसकी चेन आदमी को देखने का इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, फर्जी कागजात बन जाते हैं, और सेल डीड इसकी पिछले 12 साल का, 20 साल का, 30 साल का। तो इसमें आदमी और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अगर मेरे को जमीन में इन्वेस्ट करना है और मैं समझ रहा हूं कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है या बेंगलोर एयरपोर्ट या मुंबई का नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके आसपास जमीन लेनी है, क्योंकि मैं, हो सकता है मेरा शहर ऑलरेडी डेवलप हो गया, मैं गुड़गांव रहता हूँ, कीमतें ऑलरेडी एक सीलिंग टच कर रही है, और मेरे को पैसा लगाना है वहां जहां मेरी कैपिटल एप्रिसिएट कर सके। तो क्या मैं पनवेल जैसा मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है वहां पैसा लगा सकता हूं या कहीं और इसके मैं टाइटल क्लियरेंस के लिए, टाइटल की क्लैरिटी के लिए, और इसकी पुरानी चेन को कैसे मैं देख सकता हूं, इसमें क्या और चीज एलिमेंट्स में डाल सकता हूं जिससे मैं किसी डिस्प्यूट में ना फंस जाऊं। तो लार्जली आपने ये कहा कि यार प्लॉट अगर मैं ले रहा हूं तो प्लॉट में कोई लीगल लिटिगेशन ना हो, बिकॉज मैं ले रहा हूं तो सुकून मुझे चाहिए। तो पुराने जमाने से जो लिटिगेशन का कारण है फसाद, वो 3 ही चीजें रही हैं, जड़, जोड़ू और जमीन। यही 3 चीजें हैं जो फसाद का कारण रही है, ठीक है। अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इतना अच्छा हो गया है कि जोड़ू वाला आप देख ही रहे हो कि कोई बक्से में बंद हो रहा है, कोई डब्बे में बंद हो रहा है, कोई किसी को हाईवे से धक्का दिया जा रहा है, ये है, राइट। अब रही बात जमीन की, तो जमीन अगर आपके पास, आपने कोई चीज ली है और वो रेरा सर्टिफाइड है, दैट मींस आप उस लिटिगेशन से बच गए। दूसरा, कि अगर आप सपोज रेरा भी उसके पास है, या आप कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, कोई वेयर हाउस लेना चाहते हो, आप प्लीज बैंक को जरूर इन्वॉल्व करके रखिए। इफ यू आर इन्वॉल्विंग बैंक, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द बैंक। होगा क्या कि जब आप बैंक लोन लेंगे तो बैंक उसके सारे पेपर्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। बैंक अपना सबसे पहले लीगल इनिशिएट करेगा कि ये पेपर सारे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, फर्द इसके करेक्ट है कि नहीं है, चेन इसकी करेक्ट है कि नहीं है, लीगल इनिशिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यूएशन इनिशिएट करता है, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए बैंक से लोन लिया है तो प्रॉपर्टी तो बैंक के पास मॉर्गेज होगी, आप ईएमआई भर रहे हैं, कल को आपने ईएमआई भरना बंद कर दिया तो प्रॉपर्टी बैंक की है, तो वो वैल्यूएशन भी चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं है। तो करेक्ट वैल्यू पे चीज परचेस करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे, राइट पॉइंट पे एंट्री आपका होना चाहिए। सो बैंक में एक प्रोसेस होता है कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है, एक प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, और सब कुछ प्रॉपर्टी अगर सही है तो उसको क्या है कि वो आपका लोन सैंक्शन कर देता है। 4500 के आसपास फीस होती है। सैंक्शन करना डज नॉट मीन्स कि आपने उसको डिस्पर्स करवा लिया।
तो आपने सैंक्शन करा लिया, सब कुछ लीगल है, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। सो बैंक को इन्वॉल्व करवा के आप जरूर रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो ये लीगल भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, वैल्यूएशन भी हो गया, रेरा भी हो गया, कैटेगरी ए बिल्डर भी हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखना है वो आपको एंट्री पॉइंट देखना है। सो सुमित जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, you are a BTech graduate, correct? Plus you have done MBA from a good college, right? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो जितने भी डेवलपर से मैं मिला हूँ, नहीं है बीटेक वाले और MBA वाले नहीं है, ना वो आपसे ज्यादा पढ़े हैं, ना वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन whom I have met in my life, ठीक है। There are certain people also जिनसे मिलना हो सकता है बाकी होगा। तो डेवलपर जितने भी लोग 5,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के, वो तो ना तो ज्यादा आपसे और मेरे व्यूअर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इट इज द ओनली एंट्री पॉइंट कि किस एंट्री पॉइंट पे उन्होंने एंटर किया है, उनकी इंटेलिजेंसी वही काम करती है कि सही टाइम पे उन्होंने एंटर किया और सही टाइम पे उन्होंने एग्जिट किया। सो सुमित जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, you are a BTech graduate, correct? Plus you have done MBA from a good college, right? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो जितने भी डेवलपर से मैं मिला हूँ, नहीं है बीटेक वाले और MBA वाले नहीं है, ना वो आपसे ज्यादा पढ़े हैं, ना वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन whom I have met in my life, ठीक है। There are certain people also जिनसे मिलना हो सकता है बाकी होगा। तो डेवलपर जितने भी लोग 5,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के, वो तो ना तो ज्यादा आपसे और मेरे व्यूअर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इट इज द ओनली एंट्री पॉइंट कि किस एंट्री पॉइंट पे उन्होंने एंटर किया है, उनकी इंटेलिजेंसी वही काम करती है कि सही टाइम पे उन्होंने एंटर किया और सही टाइम पे उन्होंने एग्जिट किया। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू अभी उजागर करा कि एंट्री पॉइंट, एक ठीक एंट्री पॉइंट में घुसना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर कोई इन्वेस्टर इतना अवेयर नहीं है। हो सकता है मैं अपने सराउंडिंग से अवेयर हूं, पर दूसरे शहर में कल को क्या बढ़ोतरी आनी है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, या जैसे मैंने कहा मुंबई का नया एयरपोर्ट हुआ, तो वहां मैं उम्मीद करता हूं कि तेजी आएगी। बट ये अवेयरनेस कैसे आएगी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जमीन के भाव कहां पे आगे भागने वाले हैं? तो ये कौन मेरे को बताएगा? अलॉन्ग विद ऑल द सिक्योरिटी जो आपने बताया, ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीजें जानते हुए अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां मेरी कैपिटल एप्रिशिएट कर सके, तो वो कैसे मेरे को आइडिया लगेगा? यहीं पे आपका जो कंसल्टेंट है वो आपके काम आता है। कि जैसे स्टॉक मार्केट में, आपको पता है स्टॉक मार्केट में कौन से लोग कमाते हैं? कई लोग कहते हैं रिटेल वाले नहीं कमाते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले कमाते हैं। कोई नहीं कमाता भाई, इनसाइडर ट्रेडर कमाता है, जिसको अंदर की खबर पक्की होती है ना। हर्षद मेहता, बड़े सारे मूवी व्यूज आपने देखे होंगे, इनसाइडर ट्रेडर। तो आपका जो कंसल्टेंट है ना रियल एस्टेट का, वो इनसाइडर ट्रेडर है। वो आपको बताएगा कि कहाँ पे कोई ग्रोथ होने वाली है, कहाँ पे प्रॉपर्टी की अप्रिशिएट होगी, कैसे। सो आप भी कोरिलेट कर सकते हो कि आपके प्रॉपर्टी की अप्रिशिएशन तभी होगा जब वहां पे गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग होगी, गवर्नमेंट का इंफ्रा डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल, मैं क्योंकि दिल्ली से लोग होंगे तो दिल्ली से लोग कोरिलेट कर सकते हैं। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सोनीपत विच वाज अंडर डेवलप। व्हाई इट वाज अंडर डेवलप? बिकॉज सोनीपत वाज द ओनली एनसीआर जहां पे अभी तक मेट्रो नहीं गई थी, इंप्लॉयमेंट नहीं था। अब सोनीपत में आप प्लॉट लेते हो, पिछले 1 साल में उस शहर ने 100% ग्रोथ दिया है। गुड़गांव ने नहीं दिया है, गुड़गांव ने रिवर्स दिया है। नोएडा ने 12% का ग्रोथ दिया है। सोनीपत ने 100% ग्रोथ दिया है। गवाह मैं हूं, मैंने भी अपने यूनिट लिया हुआ है, ठीक है। तो 100% ग्रोथ दिया है 1 साल में, यानी पैसे आपके डबल हो गए। वाई? ऐसा क्या हो गया सोनीपत में और मैंने क्यों 1 साल पहले डाला? नंबर 1, UER2 का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोनीपत एयरपोर्ट से 25 मिनट में कनेक्ट हो रहा है। KMP का होना, इट वाज द ओनली सिटी जिसमें कि मेट्रो नहीं गई थी, तो 6 जनवरी को पीएम ने उसकी आधारशिला रखी। रेड लाइन बढ़ के जा रहा है। रैपिड रेल जो है आपका, जो मेरठ तक जाता है सरायकाले खां से, वो सरायकाले खां से पानीपत जा रहा है, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपका है। सो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां वंदे भारत की कोच फैक्ट्री, तो आप देखिए कि जिस भी जगह ले रहे हैं, आप चाहे कल्याण ले रहे हैं, मुंबई 3.0 ले रहे हैं, या आप मानकोल ले रहे हैं, तो जहां ले रहे हैं वो देखिए कि पहले 10 फैक्टर्स निकालिए कि गवर्नमेंट के यहाँ पे अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं है। गवर्नमेंट क्या कनेक्टिविटी को लेके, लोकेशन को लेके, कोई अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट को लेके, यहाँ पे जैसे कि सोनीपत की बात हम करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स के साथ एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मारुति का प्लांट आना खरगोदा में, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो वहां पे हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी।
तो इसीलिए वहां पे रेट तेज है। तो आप देखिए जैसे कि जेवर के पास नया एयरपोर्ट आ रहा है, इसके अलावा मुंबई के पास नया एयरपोर्ट आ रहा है। तो जब एयरपोर्ट आता है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है, एविएशन इंडस्ट्री के लोग आते हैं, तो इससे हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है। तो यहीं पे आपका कंसल्टेंट है जो आपको सही गाइड करता है और आपको बताता है और आपका पैसा ग्रो करता है। आपका कंसल्टेंट ग्रो नहीं करवा रहा है, ग्रो तो मार्केट कर रहा है, वो आपको सही सलाह दे रहा है जो कि डेवलपर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और एक डेवलपर है यमुना एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेसवे वाला अपना माल बेचेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे वाला अपना बेचेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे वाले की रेट स्टेगनेंट हो गई है, 3100 से बेचा करते थे, 20,000, 25,000, 30,000 हो गए। अब वो थोड़ी कितना बढ़ा दोगे आप? फॉर एग्जाम्पल, द्वारका के फ्लैट, द्वारका की बात कर रहा हूं कि 15 लाख के फ्लैट होते थे, 1.5 करोड़ के हो गए, 10 गुना। अब वो 1.5 करोड़ के थोड़ा 15 लाख रुपए के कभी होने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला बिल्डर अपना माल बेच रहा है, थाने वाला अपना बेच रहा है, जेवर एयरपोर्ट वाला अपना बेच रहा है, मोहाली वाला अपना बेच रहा है। एक आपका जो कंसल्टेंट है वो सब कुछ बेच रहा है और सबका आपको यूएसपी बताएगा प्रॉपर कंसल्टेंसी करके, बिकॉज आपका कंसल्टेंट आपको कुछ भी नहीं बेच रहा है, आपको सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहा है। सो प्लीज डू टाई अप विद दोस कंसल्टेंट जो आपको कंसल्टेंसी दे, कुछ बेचे ना आपको। बिल्कुल जायज बात करी। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, तो हर डेवलपर को अपना प्रोडक्ट प्यारा है और वो दूसरे की तारीफ नहीं करेगा। बट क्योंकि कंसल्टेंट सबका माल बेच रहा है तो उसको किसी एक से स्पेसिफिक लगाव नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंटली आपको सही सजेशन दे सकता है। और आपने ठीक कहा कि कहीं अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, गवर्नमेंट खूब पैसा पंप इन कर रही है। तो जैसे हम बात करें गुड़गांव की, जहां कीमतें बहुत ऊपर चली गई, और अगर गुड़गांव जैसी लोकेशन हो, 25 साल पहले अगर कोई गुड़गांव इन्वेस्ट करता तो आज कीमतें कई गुना आगे बढ़ गई हैं। या आपने द्वारका की बात करी 10 गुना। तो क्या हमें अवेयरनेस रहती है देश भर में और ऐसे अपकमिंग एरियाज हैं जहां पे अच्छा पोटेंशियल आदमी ढूंढ रहा है अगर एज एन इन्वेस्टर, कि मैं गुड़गांव में ही इन्वेस्ट ना करूं या सोनीपत में ऑलरेडी भाव बढ़ गए हैं, तो क्या और कोई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे आदमी इन्वेस्ट कर सकता है? ऐसे कुछ एक आइडियाज अगर आप शेयर कर सकते सी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट की अपकमिंग इंफ्रा आ रही है, और एज अ कंसल्टेंट हमारा वही काम है कि जो हम लोगों को बताते हैं सही हम गाइड कर रहे हैं। लाइक सोनीपत हो गया, इट इज अ वेरी वेरी ग्रोइंग सिटी। बड़ौदा इस समय आप देख सकते हो, अहमदाबाद देख सकते हो, टीयर 1 सिटी में आ रहा है, बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट है वहां पे, तो उस हिसाब से उसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। मुंबई 3.0 है। तो जितने भी टीयर 2 की, अब समझिए मैं आपको देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी टीयर 1 सिटीज थे या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो अब ओवर प्राइस्ड हो गए। मैं पीतमपुरा, पंजाबी बाग, अशोक विहार, शालीमार बाग की बात करता हूं, 7 लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट है। 70 लाख रुपए होगा? कभी भी नहीं होगा। और क्यों लोग दिल्ली में आए, क्यों लोग गुड़गांव में आए? बिकॉज आईटी कंपनी थी, रोजगार है। अब क्या कर रही है इन्फोसिस, वीपी, विप्रो, टीसीएस, ये छोटे शहरों में, इंदौर में, राइट, पटना में, रांची में, देहरादून में, टीयर 2 सिटीज में जा रही है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। तो अब रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट होगा, और प्रॉपर्टी का एक नेचर है कि इक्विलिब्रियम में आएगा, तो वहां के रेट्स बढ़ेंगे। नागपुर में बहुत काम आ रहा है, बहुत सा मिहान करके एक जगह है जहां पे आईटी पार्क बनाया जा रहा है, समृद्धि महामार्ग से उसको कनेक्ट किया गया है। तो बहुत सारे टीयर 2 सिटीज हैं जहां पे डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो आईटी कंपनीज है या बाकी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खरकोदा में क्यों लिया प्लांट उसने, मारुति ने? इतना पैसा उसके पास है, मानेसर से थोड़ा सा आगे और ले लेता, सस्ती मिली उसको। तो टीयर 2 सिटी में 1/4 रेट पे उसको प्लॉट मिल रहा है और वहां पे लेबर उनको सस्ता मिल रहा है। तो अब रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहां के रेट्स कंपैरेटिवली अब ज्यादा बढ़ेंगे टीयर 2 के टीयर 1 के सिटीज में। बहुत बढ़िया सर, ये मैं समझ पाया कि ऐसे और भी अपकमिंग शहर हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा आदमी को अप्रिसिएशन दे सकते हैं, आदमी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकता है। और इसकी जानकारी, इन सब चीज़ों का आदमी अपनी फर्दर अपनी खुद की रिसर्च करे, एनालाइज करे, गूगल पे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़े क्या सब है, और जानकारी लेने के लिए क्या आदमी आपको रीच आउट कर सकता है, आपकी जो भी फर्म है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग ले सके 2, 4, 5 प्रोजेक्ट की, और आदमी को जो समझ बने अपनी अपनी फर्दर एनालिसिस के बाद, तो आदमी आगे उस चीज में बढ़ सके। और आपका मैं फिर से बहुत शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने एज अ बिगिनर, एज अ नोविस इन्वेस्टर या फर्स्ट होम सीकर, आपने बहुत से बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो कि अदरवाइज मुमकिन नहीं है। और हर कोई आदमी अपने छोटे लालच में फंसा हुआ है, वो सब चीजें उजागर नहीं करता, और आपने बहुत सी चीजें
उजागर करी, शायद इसलिए भी कि आप बहुत एक्सपीरियंस हैं इस सेक्टर में, इस फील्ड में, तो आपको बहुत चीज़ों का, जैसे आपने बताया, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो कि हर आदमी को नहीं है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और लास्ट आप अगर बता सके कि व्हाट इज द वे, हाउ कुड वी रीच आउट सो दैट वी कैन गेट मोर क्लैरिटी अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट। सो थैंक यू सुमित जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। एंड जैसा आपने बताया कि लोग हमें कैसे रीच आउट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, नंबर है व्हाट्सएप का, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो, हम उसको रिप्लाई आपको करेंगे। ये दूसरा कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मुझे सब ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, कि मुझे ही सब कुछ पता है, ठीक है। आप अपना कंसल्टेंट किसी को भी चूज कीजिए, ऐसा थोड़ा नहीं कि सारा ज्ञान अभिषेक मनु सिंघवी को है या सारा हरी साल्वे को है। तो अलग अलग लॉयर्स हैं, उनके सेगमेंटेशन है, तो आपके भी अलग अलग कंसल्टेंट होंगे। जो भी कंसल्टेंट है, ट्रस्ट योर कंसल्टेंट, उनके साथ काम कीजिए आप, ठीक है। हमें रीच आउट करते हैं तो ये आपका बड़प्पन है, हमारी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, और हम सिर्फ कंसल्टेंसी ही प्रोवाइड करेंगे। हम आपको फिर ये नहीं कि हम हमारे थ्रू आप ये ले लीजिए, हमसे अच्छा लगा हो तो आप ले लीजिए, आगे जिससे भी अच्छा लगा हो आप कर लीजिएगा। चूज योर कंसल्टेंट वेरी वेरी वाइजली। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।